Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the first video of the chapter Accounting Ratios. ये चैप्टर नंबर 5 है डीके गोयल की बुक का। तो पहले तो ये बता दूं कि जो हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दी होती है, फिगर्स दी होती है, जो आइटम्स दी होती हैं वो अपने आप में मीनिंगलेस हैं तब तक जब तक कि हम उसको क्या ना कर लें, उसको एनालाइज ना कर लें। जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कराया था, उसमें बताया था कि ये फिगर जो है, जो स्टेटमेंट्स में दी हुई है, चाहे बैलेंस शीट में दी हुई है, चाहे इनकम स्टेटमेंट में दी हुई है, तो वो हमें अपने आप में कुछ नहीं बोलती। तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है। तो वो कहते हैं दे डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं देती हमें। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ एनालाइज करना पड़ता है। जैसे हम अकाउंटिंग रेशियोज में भी क्या करते हैं, इन जितने भी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट के अंदर आइटम दे रखे होते हैं, इनको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैं आपको एक सबसे पहले एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो दो पर्सन है, एक है मिस्टर अनिल, एक है मिस्टर सुनील। अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट जो है अनिल पर ईयर 1,50,000 कमा रहा है। अनिल जो है हर साल, मतलब एक साल में चलो मान लो कि 1,50,000 कमा रहा है, और सुनील जो कमा रहा है वो 1,80,000 कमा रहा है। तो स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन पूछूं, बेटा कौन पर्सन ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो 2 मिनट लगेंगे। स्टूडेंट ने साथ ही साथ बता देना है क्या कि मैम सुनील जो है वो ज्यादा कमा रहा है प्रॉफिट, तो वो उसके यहाँ बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, अनिल का कम प्रॉफिटेबल होगा। लेकिन ये बात गलत है। लॉजिकली क्यों गलत है, पहले तो आपने देखना अनिल ने कितना पैसा लगाया था। देखो अनिल ने जो 1,50,000 रुपीज कमाया है प्रॉफिट, वो 10 लाख रुपीज लगाकर कमाया है। पहले तो इसको समझो। तो कितने परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया ये देखिए, उसने बेटा 15% प्रॉफिट कमाया। अब बात करें सुनील की, सुनील ने जो 1,80,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, उसने कैपिटल कितनी लगाई, अगर मैं मान के चलूं उसने कैपिटल 15 लाख लगाई है, 15 लाख की कैपिटल लगाई है। तो अब आप बताएंगे कि कितने परसेंट बना, ठीक है। तो कितना आया बेटा, उसने 12% कमाया। तो अब आप बताइए जरा कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, अनिल का या सुनील का। अब आपको देखने से ही पता चला है अनिल का ज्यादा बेटर है। तो मतलब कहने का इसने जितनी कैपिटल इंप्लॉय की बिजनेस में, जो कैपिटल लगाई है, उससे उसने 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया, तो 15% कमाया। और जो सुनील है उसने 1,80,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन बिजनेस में पैसा कितना लगाया था, 1,50,000 रुपीज लगाए थे, तो 12% कमाया। तो हम ये कह सकते हैं कि अनिल से जो सुनील है, सुनील से बेटर हमारा अनिल कर रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब क्या है कि जो अनिल है 100 रुपए लगाकर 15 रुपए कमा रहा है, और जो सुनील है वो 100 रुपए लगाकर बिजनेस में वो 12 रुपए कमा रहा है। तो कौन एफिशिएंटली काम कर रहा है, अनिल ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ये जो एग्जांपल है क्या बताता है, शो द फिगर्स अज्यूम सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू अदर फिगर्स, कि जब एक फिगर को दूसरी के साथ हम रिलेशन बता देते हैं क्या है, तो हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि प्रॉफिट कितना कमाया, कितना पैसा लगा कर, तो वो पता चलता है हमें। तो ये जो फिगर्स है, सिंगल सिंगल फिगर्स है, वो अपने आप में कुछ नहीं बता रही, उनको हम बुलवाते हैं। किस तरह से बुलवाते हैं, रेशो के थ्रू हमें पता चलता है कि एक फिगर दूसरे फिगर के कितने परसेंट है, कंपैरिजन में कितना है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो एनालिसिस करते हैं, रेशो को एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ रेशो क्या है, रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड रेशो। कि दो फिगर्स, दो आइटम्स के बीच में अगर हम रिलेशन करते हैं, कैसे, एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल, की कोई चीज दूसरे के कितने गुना है, टाइम्स में भी आ सकती है रेशो, परसेंटेज की फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे रेशो में भी आएगी 2:1 की रेशो में आ जाए। तो मतलब कहने का कि जब दो फिगर्स के बीच में हम रिलेशन शो करते हैं अर्थमेटिकल टर्म्स में, तो उसको हम रेशो कहते हैं। या एक और डेफिनेशन भी बता देती हूँ, अ रेशो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक ऐसा नंबर है जो एक्सप्रेस किया जाता है दूसरे के कंपैरिजन में, एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू अदर। एक नंबर को दूसरे नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ आज कि करंट रेशो क्या होती है। करंट रेशो वो रेशो होती है जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में रिलेशन बताती है कि हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के कितने गुना है, कितने टाइम
कितना टाइम्स है, तो अगर हम बात करें CA/CL तो हमारी करंट रेशो निकलती है। CA मीन्स करंट एसेट, CL मीन्स करंट लायबिलिटी। तो वो अभी बताऊंगी आपको। तो अब आपको समझ आ गया कि जो फिगर्स है वो अपने हमें कुछ भी नहीं बताती, हमें उनसे क्या करना पड़ता है, हमें उनका रिलेशन एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो वो रेशो के अंदर ही किया जा सकता है। अब जो रेशो है, क्या सिर्फ रेशो किस वे में होती है, रेशो 4 वेज में निकाली जा सकती है। रेशो विल बी एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज। इसको एक्सप्रेस करने के 4 तरीके हैं। अब देखो, अब आपको समझाऊंगी तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। एक तरीका ये है प्रोपोर्शन की फॉर्म में, प्रोपोर्शन और प्योर रेशो, प्योर रेशो, और इसको हम सिंपल रेशो भी कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि करंट रेशो निकालते हैं। जब हम करंट रेशो कैसे निकालते हैं, करंट रेशो का फार्मूला भी मैं आपको लिखवाऊंगी भी सही। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, करंट एसेट का रिलेशन करंट लायबिलिटी के साथ क्या है, हम वो बताना चाहते हैं। तो ये प्रोपोर्शन रेशो कहते हैं इसको, या फिर प्योर रेशो कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी करंट एसेट कितनी है, 2 लाख है मान लो। करंट रेशो का फार्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमारी मान लो करंट एसेट 2 लाख है और करंट लायबिलिटी हमारी 1 लाख है मान लो। तो रेशो कितनी आ गई, प्रोपोर्शन कितना आ गया, 2:1। ठीक है, तो ये होगी प्योर रेशो। इसको प्रोपोर्शन रेशो भी कहते हैं, या सिंपल रेशो भी कहते हैं कि हमारी करंट एसेट ना करंट लायबिलिटी से 2:1 मीन्स 2 टाइम्स है, दुगनी है, 2:1 है। मतलब अगर हमारी करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 2 है। अगला आता है नंबर 2, रेट और सो मैनी टाइम्स, रेट और सो मैनी टाइम्स। अब आपको मैं किसी दिन क्या सिखाऊंगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो करवाऊंगी, TR उसको कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। उसके अंदर फार्मूला क्या आता है, नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल को नेट रेवेन्यू भी कहते हैं, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज, ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, पर जब मैं आपको करवाऊंगी ना प्रॉपर ये रेशियोज तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ये फार्मूला है। अगर मान लीजिए हमारी सेल्स जो है नेट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार वाली सेल 2 लाख है मान लो, और हमारे ट्रेड रिसीवेबल जो एवरेज दिए हुए हैं वो 40,000 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5 टाइम्स आएगा। अब 5 टाइम्स का मतलब क्या है, कंपनी जो है सेल कर रही है, कितने की सेल कर रही है, 2 लाख की, और जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो एवरेज उसका कितना 40,000 है। तो हम कह सकते हैं ना कि हमारी जो सेल हो रही है वो 5 टाइम्स हो रही है, किसके कंपैरिजन में, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के कंपैरिजन में। तो 2 मैंने बताए हैं, एक तो मैंने बताया प्रोपोर्शन की फॉर्म में, जैसे मैंने बता दिया 2:1, 3:1, 4:1 या 2.5:1, तो रेशो की फॉर्म में होती है। एक तो रेशो, एक रेशो किसमें होती है, टाइम्स की फॉर्म में होती है। जैसे मैंने बताया कि 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5, जितना मर्जी टाइम्स आ जाए जैसे आंसर, तो इसको क्या कहते हैं, रेट कहते हैं या सो मैनी टाइम्स कहते हैं। ये मतलब अभी मैंने आपको 2 टाइप बताई है रेशो की। अब मैं आपको समझा रही हूँ बेटा थर्ड। थर्ड क्या है, लिखिए बेटा, थर्ड परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्या होता है, जैसे आप अपने मार्क्स देखते हो ना, आप मान लो आपके मार्क्स आते हैं तो आप टोटल से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, जितने में से मार्क्स आए इनटू 100 करते हो, तो परसेंटेज में बताते हो ना, देखते हो ना कितने % मेरे मार्क्स आए हैं। सेम यही बात है, मान लीजिए कंपनी में एक बंदे ने पैसा लगाया है, कैपिटल जो लगाई है दैट इज क्या है, 10 लाख। मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख की कैपिटल लगाई है और उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इज ऑफ ₹2 लाख। तो हमने परसेंटेज देखनी, कितने % का जो है कंपनी का प्रॉफिट है, तो 2 लाख इंटू 100/10 लाख। ठीक है बेटा, तो ये कितना प्रॉफिट आ रहा है, 20% आ रहा है। जैसे आप कहते हैं मेरे अकाउंट्स में मान लो 70 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, तो कैसे निकालते हो, 70/80 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज निकल आती है कितने % है। सेम ऐसे ही परसेंटेज फॉर्म में भी रेशो निकाली जा सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि प्रॉफिट 2 लाख है और कैपिटल कितनी लगाई थी, 10 लाख, तो 20% प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आता है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/2, 1/6, 1/7, ये हो सकता है
कि कहता है while calculating a ratio it should be understood that it is desirable to divide the more favorable figure by the less favorable figure। कि जब हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में निकालते हैं, जैसे 2/7, 3/7 कुछ भी हो सकता है, तो हम मतलब रेशो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी बताया रेशो में हम क्या करते हैं, एक आइटम का दूसरी आइटम से क्या देखते हैं, रिलेशन क्या है। तो रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर में हम कई तरह की रेशोस करेंगे। तो रेशो कौन सी फॉर्म में भी हो सकती है, रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्म में भी हो सकती है, रेशो परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकती है, रेशो टाइम्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकती है। तो अब आप लिखिए बेटा टाइप्स ऑफ रेशोस। रेशो कितने टाइप की होती है एक्चुअल में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ रेशोस, ये 4 तरह की होती है बेटा, लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ रेशोस या क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो भी कहते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो। जो हमारी रेशोज है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। रेशोज 4 तरह की होती है। नंबर 1 लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। अब ये मैं आपको सारी बताने वाली हूं धीरे धीरे। नंबर 2 लिखिए, लिक्विडिटी के ब्रैकेट में लिख लीजिए शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो। इसको हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। उसके बाद लिखिए सोल्वेंसी रेशो। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसका मीनिंग क्या है, पहले आप एक बार लिख लीजिए लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। इसको या सोल्वेंसी रेशो भी कहते हैं, या फिर अगर बात करें हम इसको लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। ठीक है। थर्ड आती है टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो। टर्नओवर और एक्टिविटी रेशो, सारी रेशो धीरे धीरे बताती जाऊंगी कि क्या होती है। नंबर 4 लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। अब आपको आज मैं सिर्फ एक ही रेशो कराऊंगी, दैट इज, दोबारा लिख लीजिए लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, पहले तो लिक्विडिटी रेशो होती क्या है। लिक्विडिटी रेशो बेटा वो रेशो होती है जो फर्म की पेइंग कैपेसिटी के बारे में बताती है, शॉर्ट टर्म, कि कंपनी जो है अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल के अंदर पे करनी होती है। ठीक है। तो कंपनी ने क्या करना होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि फर्म की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। मैं लॉन्ग टर्म की अभी बात कर ही नहीं रही, मैं अभी बात करी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि कंपनी के पास क्या इतना पैसा है, करंट एसेट इतनी है कि वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। तो उसके लिए कंपनी को क्या निकालनी पड़ती है, लिक्विडिटी रेशो। दोबारा बता रही हूँ, लिक्विडिटी रेशो क्यों निकाली जाती है, फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए कि कंपनी की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी इतनी है कि वो अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर सके। तो इसके अंदर लिखिए ये कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 करंट रेशो, करंट रेशो। इसका दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो। ठीक है। फिर उसके बाद आती है नंबर 2 क्विक रेशो। अब जो क्विक रेशो है उसके 2 नाम और हैं, लिख लीजिए। और इसको कौन सा नाम कहते हैं, क्विक रेशो और लिक्विड रेशो। मैं लिक्विड रेशो कह रही हूं, मैं लिक्विडिटी नहीं कह रही हूं, लिक्विड, क्योंकि लिक्विडिटी में तो 2 रेशो आती है, कौन कौन सी, करंट रेशो है एक क्विक रेशो। लेकिन जो क्विक रेशो का एक नाम और है लिक्विड रेशो और एक नाम और है और एसिड टेस्ट रेशो। लिक्विडिटी रेशो पूछी जाए तो 2 आएगी, करंट रेशो और क्विक रेशो। अगर लिक्विड रेशो आ जाए तो ये वाली आएगी, लिक्विड रेशो इसका नाम है, क्विक रेशो का नाम लिक्विड रेशो भी है। अब आप नंबर 1 दोबारा लिखेंगे, ये वाला करंट रेशो। आज मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में 2 ही रेशोस करा रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम क्या है, लिक्विडिटी रेशो। उसके अंदर 2 रेशोस आती है बेटा, 2 रेशोस कौन सी है, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। अब लिखिए करंट रेशो इज इक्वल टू, करंट रेशो का दूसरा नाम आपने लिख लिया है वैसे, इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज
के बराबर है, कम है, ज्यादा है, वो देखना आपने कि करंट एसेट इतनी तो होनी चाहिए ना कंपनी की कि वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। आपको पता है करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो एक ही साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। अभी मैं आपको बताऊंगी करंट एसेट कौन कौन सी होती है। करंट लायबिलिटी क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है जो एक साल में पे करनी होती है। तो लिखो स्टैंडर्ड रेशो। इसकी स्टैंडर्ड रेशो क्या है? स्टैंडर्ड रेशो इज ऑफ दिस रेशो इज 2:1। 2:1 का मतलब कि हमारी करंट एसेट लायबिलिटी से डबल हो, मतलब 2 हो। 2 मतलब 2 से अगर कम है, मान लीजिए हमारा आंसर आ रहा है 1.5:1, तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है कि कंपनी के पास करंट एसेट इतनी है कि वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है अगर 2 या 2 से अबव हो जाए। अगर 2 से बिलो है कहने को तो तब भी चलता, चलो कंपनी के पास इतना पैसा तो है कि वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सकती है। पर इसका जो आइडियल रेशो है, जिसको हम स्टैंडर्ड रेशो भी कहते हैं, ये बेंचमार्क है इस रेशो का, वो है 2:1। अब करंट एसेट में क्या आता है? अब आप याद करो, जब पहला चैप्टर मैंने कराया था तो मैंने कुछ कोड वर्ड यूज किए थे यार। अब मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ आपको। करंट एसेट में मैंने बोला था टिस्को, TISCCO। अब मैं आपको फिर लिखवाने नहीं वाली हूँ, आप खुद लिख लीजिए। T फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स, I फॉर इन्वेंट्रीज, S फॉर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, O फॉर अदर करंट एसेट्स। ठीक है। अब वैसे इन्वेंट्रीज तो इसमें आता है करंट एसेट में। आपको पता है इन्वेंट्री में मैंने 5 आइटम सिखाई थी कब, जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था। इन्वेंट्रीज में इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल भी आता है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स भी आता है, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश भी आता है, लूज टूल्स भी आते हैं, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट भी आता है। पर आपको पता है कि लूज टूल हम बेचने के लिए नहीं रखते, बिजनेस में हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी। और स्पेयर पार्ट्स में हम डायरेक्ट नहीं बेचते। वो क्या होता है, जैसे कोई रिपेयर करवाने आया तो स्पेयर पार्ट उसमें लगा के बेचे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम ये रेशो निकालेंगे ना, करंट रेशो, तो हम जो लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स है वो इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको बेचते नहीं है ना। तो इसीलिए हमने तो वो एसेट्स लेनी है करंट एसेट जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो आप इन्वेंट्री ले रहे हो उसमें इन्वेंट्री में 3 आइटम लोगे, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। पर आप लूज टूल्स नहीं लोगे और क्या नहीं लोगे, आप स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स नहीं लोगे। उसके अलावा जो आप ट्रेड रिसीवेबल लेते हो, आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर और बीआर आते हैं। प्रोविजन अगर आ जाए मान लो, तो ट्रेड रिसीवेबल और डेटर को, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, डेटर और बीआर आते हैं। डेटर और बीआर में हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमने वो वाले लेंगे। तो करंट एसेट का मतलब समझ आ गया आपको ना। अब हम मतलब करंट एसेट में कैश, C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स सारा आ जाता है। और फिर इसके अलावा हम क्या कहते हैं, T फॉर ट्रेड रिसीवेबल, मैं दोबारा बता देती हूँ, उसमें डेटर और बीआर आते हैं, उसमें से प्रोविजन माइनस हो जाता है। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश, फिनिश गुड्स लेनी है, स्टॉक इन ट्रेड भी लेना है हमने, ठीक है। और S फॉर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, C फॉर करंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम 3 महीने में बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। C फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स और ये सारा कुछ आता है, ठीक है। O फॉर अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट में क्या आता है आपको पता ही है। अदर करंट एसेट में मैंने बताया था एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सारे आ जाते हैं अदर करंट एसेट में, ठीक है। अब लिखिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, इसके लिए भी मैंने वर्ड यूज किया हुआ, याद करो जरा, टोस, TOSS। T फॉर लिख लीजिए ट्रेड पेबल्स। अब मैं आपको पूरा प्रॉपर नहीं दोबारा बताने वाली क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। T फॉर ट्रेड पेबल्स, O फॉर अदर करंट लायबिलिटीज, S फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, S फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये जो मैं आपको फिर डिटेल बता देती हूँ। T फॉर ट्रेड पेबल में क्या आता है, क्रेडिटर और बीपी आता है। O फॉर अदर करंट लायबिलिटी में क्या आता है, जैसे अदर करंट लायबिलिटी में आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, और क्या आता है अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये सारे आ जाते हैं। कोई भी हमने टैक्स पेबल है, जो पेबल है बिल, वो आ जाता है।
और S4 शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आ जाता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है हमने, वो आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा S4 मैंने अभी बताया था, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अलावा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको करंट रेशियो समझ आ गई। करंट रेशियो ऐसी रेशियो है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का रिलेशन देखते हैं। तो फार्मूला है CA/CL, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो करंट रेशियो ही वर्किंग कैपिटल रेशियो है। इसकी स्टैंडर्ड रेशियो मैंने 2:1 बता दी। अब अगली लिखिए जरा, नंबर 2, क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो को मैंने अभी बताया था, और क्या बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। एसिड लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो अगर ये आ जाए तो एक ही मतलब है इसका। तो मैं फार्मूला लिख रही हूं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। अगर क्विक एसिड आ जाए तो भी ठीक है, लिक्विड एसिड आ जाए तो भी वही है, लिक्विड एसिड, या क्वेश्चन में लिखा हो एसिड एसिड, तो वो भी एक ही मतलब है, एसिड एसिड अपॉन Cl। Cl मीन्स करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो क्यों निकाली जाती है, ये जानने के लिए निकाली जाती है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी कैसी है, कि कंपनी के पास इतना पैसा है कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। तो अब आप लिखिए, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ दिस रेशियो इज, स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ दिस रेशियो इज 1:1। 1:1 मतलब कि हमारी करंट क्विक एसेट जो है करंट लायबिलिटी के 1 टाइम होनी चाहिए, मतलब उतनी तो होनी चाहिए जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है। अगर इतनी है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अब क्विक एसेट होती क्या है, अब आप इस चीज को समझ लेना कि जो आप करंट एसेट निकालते थे, करंट एसेट में से कुछ एसेट्स को माइनस कर दो तो क्विक एसेट निकलेगी। जैसे इन्वेंट्री माइनस कर दो, क्योंकि इन्वेंट्री कई बार जल्दी जल्दी नहीं बिकती, वो पड़ी रह जाती है। लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेस एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब ही प्रीपेड होगा ना। अगर ये आइटम्स को हम निकाल देते हैं तो हमारी क्या निकलती है, क्विक एसेट्स निकलती है। करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को माइनस कर दे तो क्विक का मतलब ही है जल्दी, जो जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको क्विक एसेट कहते हैं। इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स करंट एसेट में से निकाल दो तो आपका क्या निकलता है, क्विक एसेट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको धीरे धीरे और फार्मूले भी मैं लिखवाने लगी हूँ, पर एकदम से आप सारे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप जैसे जैसे ये वीडियोस डालती जा रही हूँ, आप सिंगल वीडियो एक दिन में देखिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 5.120 डीके बल की न्यू बुक का है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द करंट रेशियो। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आनी क्योंकि वो नॉन करंट एसेट होती है। इन्वेंट्री जो है CA में आएगी, करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल CA में ही आएगा। करंट इन्वेस्टमेंट भी CA में आएगी। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं आनी क्योंकि वो हमारे फार्मूले में यूज नहीं होती। लॉन्ग टर्म बोरिंग हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी करंट लायबिलिटी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारी करंट लायबिलिटी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा करंट एसेट में आता है। सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन पढ़ लिया तो हमने देख लिया कौन सी हमारी करंट एसेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी है, फिर हम क्या लिखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये कमेंट कब देना है, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कमेंट ऑन रेशियोज, तो आपने देखना है कि आपकी स्टैंडर्ड रेशियो तो 2:1 है करंट रेशियो, पर इसकी एक्चुअल रेशियो इतनी आई है। फिर हम कंपैरेटिवली ये बोल देंगे कि इसकी स्टैंडर्ड रेशियो तो इतनी है और एक्चुअल रेशियो इतनी है। अगर तो 2:1 से कम होगी तो हम कहेंगे इसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे कि इसकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, इतने पैसे हैं कंपनी के पास कि वो अपनी पेमेंट कर सके। तो करंट एसेट में क्या क्या आएगा अभी मैं बता के हटी हूँ, फिर भी फटाफट लिख लीजिए। पहले इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस
करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना अमाउंट है देखिए, इन्वेंट्री में है हमारे पास 70,000, ट्रेड रिसीवेबल में है 90,000, फिर करंट इन्वेस्टमेंट में 35,000 और उसके बाद हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000 है, ठीक है। ये आ गया बेटा 2 लाख। करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई 2 लाख। आप चलते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। करंट लायबिलिटीज वैसे तो मैंने आपको बता रखी है कौन कौन सी होती है, इसमें भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो पहले आप क्वेश्चन को समझ लिया करो। अब करंट लायबिलिटी में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है ट्रेड पेबल्स, लिखिए फटाफट ट्रेड पेबल्स। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग अदर करंट लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएंगे इसमें। आउटस्टैंडिंग आ जाए, इनकम रिसीव इन एडवांस आ जाए, अनक्लेम डिविडेंड आ जाए, तो ये सारे हमारे क्या है अदर करंट लायबिलिटीज है। तो ये ऐड करिए जरा। ट्रेड पेबल्स हमें कितने दे रखे हैं, दैट इज ऑफ रुपीज 46,000, 46,000, ठीक है। प्लस हमें दे रखा है बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 20,000, लिख लीजिए 20,000, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स हमें 10,000 दे रखे हैं और 4,000 की हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव दे रखे हैं। तो देखिए 80,000 आ गया हमारा करंट लायबिलिटी। तो अब हमारा क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ करंट रेशियो पूछी गई है, क्विक रेशियो तो पूछी नहीं है। करंट रेशियो का फार्मूला लगाइए फटाफट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ CA/CL। CA मीन्स करंट एसेट और CL मीन्स करंट लायबिलिटी। तो आप लिखेंगे करंट एसेट की जगह पे लिखो 2 लाख और करंट लायबिलिटी की जगह लिखो आप 80,000, ठीक है। ये आ जाएगी 2.5:1। अब इस क्वेश्चन में हमें कमेंट करने को नहीं कहा तो हम नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या कहा, लास्ट क्वेश्चन की लाइन पढ़ो जरा। मतलब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा है करंट रेशियो क्विक रेशियो बनानी है और कंक्लूजन भी निकालना है आपने रेशियोज के ऊपर। गुडविल नहीं आनी क्योंकि वो नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है नॉन करंट के अंदर, पता है आपको, वो नहीं आनी। इन्वेंट्रीज लेंगे हम और ट्रेड रिसीवेबल हम 1,30,000 लेंगे क्योंकि प्रोविजन माइनस करके करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, एक्रूड इनकम आएगा। ये सारी हमारी क्या है करंट एसेट्स है, ठीक है। क्या नहीं आई, ऊपर से गुडविल नहीं आई, बाकी सारे हमारे अभी तक वो आए हैं, करंट एसेट आ गई। शॉर्ट टर्म प्रोविजन CL है हमारी, करंट लायबिलिटी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारी करंट लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है। एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी है। तो लिखिए फटाफट नंबर 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन। करंट एसेट में जो जो आपको एसेट दे रखी है वो लिखिए। इसके अंदर 2 चीजें पूछी हुई है, एक करंट एसेट वो पूछी हुई है, करंट रेशियो पूछी हुई है, क्विक रेशियो पूछी है। तो पहले आप फटाफट लिख लीजिए। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज दी हुई है, लिखो इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, इसको हम प्रीपेड भी कहते हैं, फिर प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर हमें देते हैं एक्रूड इनकम। अब इसकी वैल्यू फटाफट पुट कीजिए बेटा। पहले हमें दी हुई इन्वेंट्रीज 2,50,000, वो लिख ली हमने। फिर ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन के बाद वाले लिखने हैं 1,30,000 प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमें 30,000 दे रखी है और प्रीपेड हमें 20,000 दे रखे हैं। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है हमें, वो है 40,000, एक्रूड इनकम 10,000 है। तो ऐड करिए बेटा सबको।
4,80,000। एक बार मैं फिर भी चेक करती हूँ। यस, 4,80,000 आ गया। अब करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, लिख लीजिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस एक्सपेंसिस पेबल। एक्सपेंसिस पेबल तो आप इसकी वैल्यूज पुट करिए जरा, फिर देखते हैं कितना आया हमारा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमारे पास 20,000 और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कितना बेटा? हमें 30,000 दे रखा है। ट्रेड पेबल कितने बेटा? दैट इज 95,000। एक्सपेंसिस पेबल हमारा 5,000 है, तो 1,50,000 आ गया आपका करंट लायबिलिटीज, 1,50,000। तो आप क्या निकालेंगे? करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? CA/CL। तो CA मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है CL को कहते हैं। 4,80,000 अपॉन 1,50,000। तो इसको सोल्व करो जरा। थ्री 3.2:1 आ जाएगी। अब हमें क्विक रेशियो पूछी हुई है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्विक एसेट चाहिए। अगर आप पहले ऑलरेडी CA निकाल चुके हो, CA में से आप क्या माइनस कर दो? एक तो इन्वेंट्रीज माइनस कर दो और एक क्या माइनस कर दो? एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस, उसको हम प्रीपेड भी कहते हैं। वो माइनस कर दो तो क्या निकल के आएगी? क्विक एसेट आ जाएगी। इन्वेंट्रीज माइनस करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस। आप लिखो करंट एसेट की जगह पर लिखिए 4,80,000। इन्वेंट्रीज कितनी है? हमें 2,50,000, वो माइनस कर दीजिए। और एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस आपके कितने हैं? एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस आपके हैं बेटा 20,000, वो माइनस कर दो 20,000। यानी कि 2,70,000 4,80,000 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। जरा जल्दी से करिए। ये आ जाएंगे 2,10,000। 2,10,000। अब क्विक रेशियो का फार्मूला क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन CL करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट कितनी है? ये 2,10,000 और CL कितनी हमारी? 1,50,000 है। तो जीरोस कट करो जल्दी से। 1.4:1 आ गई। 1.4:1 आ गई। अब इन्होंने कंक्लूजन भी बोला कि लिखो। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ, लिखो जरा कमेंट्स में। लिखो कंपनीज करंट रेशियो इज 3.2:1 एंड क्विक रेशियो इज 1.4:1 which is more than its standard ratio. Hence we can say that company's financial position is short-term financial position is sound. Sound लिख दो या satisfactory। कारण सुनो कि कंपनी की जो करंट रेशियो उसकी क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड रेशियो 2:1। एक्चुअल में हमारी कितनी है? ये 3.2:1, तो जो कि ज्यादा है उससे, 2:1 से ज्यादा है। और क्विक रेशियो क्या है? 1:1 होनी चाहिए स्टैंडर्ड, तो कितनी है? ये 1.4:1 है। तो ये क्या है? दोनों ज्यादा है, तो कंपनी की पोजीशन क्या है? सेटिस्फैक्टरी है। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिर्फ इतना है कि मैं आपको समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें करंट और क्विक रेशियो दोनों कही गई हैं और उन्होंने कहा कमेंट करो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखिए, ये CA है। ट्रेड रिसीवेबल भी CA है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी करंट एसेट है, वही CA। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। रॉ मटेरियल लेना है, इन्वेंट्री में फिनिश्ड गुड्स लेनी है। लूज टूल नहीं लेना क्योंकि वो हम बेचते नहीं है लूज टूल्स। पीरियड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट है। अब प्लांट एंड मशीनरी नहीं लेनी क्योंकि वो नॉन करंट एसेट है। और ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस तो आता ही नहीं, वो तो शेयर होल्डर फंड में आता है। तो अब करंट रेशियो के लिए आपको मैंने CA बता दी, CL बता दी। अब क्वेश्चन में क्विक रेशियो पूछी हुई है। क्विक के लिए क्या करोगे? जो आपने करंट रेशियो निकाली होगी ना, उसमें करंट एसेट निकाली होगी ना, करंट एसेट में से रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स माइनस कर देना और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देना, तो आपकी क्विक एसेट आ जाएगी। फिर क्विक रेशियो का फार्मूला लगा देना,
क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। अब हमें कुछ आइटम्स दे रखी है, हमें करंट रेशियो कहा गया कि निकालो। अब ये समझ लेना, कई बार हमें करंट एसेट नहीं दे रखी होती, उनकी वैल्यूज ही नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब आपने चैप्टर नंबर 1 किया था, आपने पूरा फॉर्मेट बैलेंस शीट का सीखा हुआ है, तो आपको पता है कि करंट एसेट्स और टोटल एसेट का फार्मूला क्या है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों को प्लस कर दो तो ठीक है। ऐसे ही आपको लायबिलिटीज का भी पता है कि लायबिलिटीज में क्या आता है, तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आपको आता होगा, अगर आपने बैलेंस शीट अच्छे से समझी हुई है ना। तब आप देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें करंट एसेट नहीं पता तो कोई बात नहीं, करंट एसेट के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि आपको पता है टोटल एसेट में कौन कौन सी एसेट लेते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट लेते हैं और एक करंट एसेट लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट भी पता है, नॉन करंट एसेट भी पता है, तो हमारी करंट एसेट निकल आएंगी। ये है 40 लाख। 40 लाख में से आप क्या माइनस कर दो, नॉन करंट एसेट माइनस करो। नॉन करंट कितनी है, 22 लाख। तुम्हारा आंसर कितना आ गया बेटा, 18 लाख। 18 लाख आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमारी करंट लायबिलिटी की। अब आपको पता है इक्विटी और लायबिलिटी में क्या आता है, इक्विटी में शेयर होल्डर फंड आता है और लायबिलिटी में क्या आता है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, है ना। मैं आपको ये लिखवा ही देती हूँ, लिख लीजिए। इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट प्लस करंट लायबिलिटी। अब तुम्हें यह भी पता है कि ये टोटल एसेट के इक्वल होती है, पता नहीं ये बात कि आपकी ये टोटल एसेट के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होती है ना। एक तरफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, दूसरी तरफ क्या आता है आपका, दूसरी तरफ आपकी टोटल एसेट्स आती है। अब आपको टोटल एसेट इस क्वेश्चन में पता है 40 लाख है, ठीक है, 40 लाख है। उसके बाद आपको शेयर होल्डर फंड भी पता है, ये है 27 लाख। ये 27 लाख कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। हमें शेयर कैपिटल भी पता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी पता, तो लिखना चाहते हो तो अब लिख लीजिए शेयर होल्डर फंड में आता क्या है, शेयर होल्डर फंड का नाम क्या है, और शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब उसका नाम क्या है मैं वो भी बता देती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इक्विटी लिखा हो तो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड लिखा हो तो क्या होता है। अब आप लिख लीजिए शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं और प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है। इसको कह रही हूं मैं कि शेयर होल्डर फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं, प्रोप्राइटर फंड भी बोलते हैं। अब टोटल एसेट पता है, शेयर होल्डर फंड मैंने कैसे निकाला, आपको 24 लाख की शेयर कैपिटल दी हुई है, 3 लाख का आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, तो 27 लाख तो आ ही गया। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हमारी 8 लाख है, तो 8 लाख दीजिए, तो प्लस सीएल। अब सीएल हमें पता नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 40 लाख में से माइनस कर दो, ये 27 और 8 कितने होते हैं 35 लाख, तो 35 लाख माइनस कर दो जरा, तो वो हमारी सीएल आ जाएगी, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो सीएल कितनी हो जाएगी 5 लाख, 5 लाख हमारी करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। तो करंट रेशो का फार्मूला क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, CA अपॉन CL। CA कितनी निकली हमारी 18 लाख निकली है, और CL कितनी निकली है बेटा, CL निकली हमारी 5 लाख। बस आप इसका आंसर निकाल लीजिए। थ्री 3.6:1, ठीक है, आगे हमारा 3.6:1। तो बेटा आज मैंने आपको इस वीडियो में क्या सिखाया, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज क्या होती हैं, रेशो किस किस वे में हम निकाल सकते हैं, और टाइप्स ऑफ रेशो कराई, जिसके अंदर मैंने आपको अभी लिक्विडिटी रेशो की 2 टाइप्स बता दी हैं, कौन कौन सी, एक करंट रेशो और क्विक रेशो। अभी इसके कुछ सम्स बाकी हैं, धीरे धीरे हम अभी और सम्स करेंगे, तो बाकी फार्मूले आप धीरे धीरे सीखेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।